हेलो फ्रेंड्स, विलियम डरलम्पर की बुक एनार्की से आज हम जानेंगे लंदन में एक छोटे से कमरे से शुरुआत करने के बाद कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा किया। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। यूरोपियन रूलर्स बाकी दुनिया के लीडर्स से अलग थे। वो नई खोज करना चाहते थे और नई जगहों के बारे में जानना चाहते थे। इनमें शामिल थे पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में नए कॉन्टिनेंट्स और मार्केट्स की खोज के मामले में पोर्टुगीज सबसे पहले थे, लेकिन बाद में डच ने उन्हें ओवरटेक कर लिया। लेकिन डच का ज़्यादातर फोकस स्पाइस आइलैंड्स यानी कि इंडोनेशिया और मलेशिया की तरफ था। इंडिया के मार्केट में फोकस करने वाले थे इंग्लिश और फ्रेंच। डच की सफलता से प्रभावित होकर कुछ मर्चेंट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लंदन के एक छोटे से कमरे में किया और 1600 में ब्रिटेन की क्वीन से ईस्टर्न रीजन के साथ ट्रेड करने के लिए रॉयल चार्टर लिया। उस दौरान इंडिया में मुगल रूल था। इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए आइए पहले टाइमलाइन में नजर डाल लेते हैं। 1498 में पोर्टुगीज वास्को डी गामा ने इंडिया में पहला कदम रखा, लेकिन उन्हें उस समय ज्यादा सक्सेस नहीं मिला। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की, जिसके आखिरी पावरफुल रूलर थे औरंगजेब, जो कि 1707 में मरे। इसी बीच 1608 में ब्रिटेन के पहले वोयेज में विलियम्स हॉकिंस सूरत पहुंचे, जो जहांगीर से 1609 में मिले। उसके बाद सर थॉमस रो 2 साल तक जहांगीर के कोर्ट में इंग्लैंड के एम्बेसडर रहे। मुगल साम्राज्य की विशालता के कारण कंपनी को ज्यादा सक्सेस नहीं मिला और वो मुगल्स के खिलाफ लड़ाई भी नहीं लड़ना चाहते थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिनेरियो बदल गया। मुगल साम्राज्य, जो कि राजपूत के सपोर्ट और हिंदू कम्युनिटी के साथ से टिका हुआ था, औरंगजेब ने उसे तबाह कर दिया। औरंगजेब के रिलीजियस फैनेटिसिज्म, हिंदुओं पर जजिया टैक्स और एम्पायर एक्सपांड करने की चाहत की वजह से मराठाओं से दुश्मनी, इन सब के चलते मुगल साम्राज्य काबुल से कर्नाटक तक तो पहुंच गया, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद सारा साम्राज्य बिखर गया। गंगा नदी के पास के एरिया में जाटों के रिवोल्ट, पंजाब में सिखों के रिवोल्ट और सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में मराठास के रिवोल्ट और साथ ही पर्शियन रूलर नादिर शाह के अटैक और लूट ने मुगल साम्राज्य को बहुत ही कमजोर कर दिया। मुगल साम्राज्य के गवर्नर अब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने लगे। इसके चलते इंग्लिश और फ्रेंच भी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ाने लगे और प्राइवेट आर्मी बनाने लगे। और इसी के साथ शुरुआत हुई कार्नेटिक वार्स की। फर्स्ट और सेकेंड कार्नेटिक वार चले 1746 से 1754 तक, जो कि इंग्लिश और फ्रेंच, लोकल रूलर और फ्रेंच और लोकल रूलर और इंग्लिश के बीच में चले। फर्स्ट कार्नेटिक वार में तो फ्रेंच को अच्छी सफलता मिली, लेकिन सेकंड कार्नेटिक वार में रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अकाउंटेंट से मिलिट्री जनरल बने थे, उन्होंने अपने साहस से फ्रेंच गवर्नर डुप्लिक्स को हरा दिया और कार्नेटिक एरिया में फ्रेंच के एक्सपांशन को रोक दिया। कार्नेटिक वार ने यूरोपियन वारफेयर की सुपीरियरिटी को भी साबित किया। यूरोपियन सब समझ गए थे कि वो अपनी छोटी सी आर्मी से ही लोकल रूलर्स की बड़ी बड़ी आर्मियों को भी हरा सकते हैं। इसके बाद कंपनी ने अपना फोकस बंगाल में लगाया। उस समय बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान और उनके पोते थे सिराजुद्दौला, जो कि नवाब की गद्दी के हकदार थे। उनके मिलिट्री जनरल थे मीर जाफर। अलीवर्दी खान ने कंपनी को ट्रेड कंसेशंस दे के किसी भी प्रकार की लड़ाई से दूर रखा था, लेकिन उनके पोते सिराजुद्दौला बहुत ही क्रूअल और खराब कैरेक्टर वाले थे। कंपनी के ऑफिशियल्स उन्हें पसंद नहीं करते थे। 1756 में अलीवर्दी खान के मरने के बाद सिराजुद्दौला नवाब बने। उसी दौरान कंपनी बंगाल के अपने फोर्ट को अपग्रेड कर रही थी। सिराज ने बिना परमिशन के किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन से कंपनी को मना किया, लेकिन उस समय के बंगाल के गवर्नर ड्रेक ने सिराज को लाइटली लिया और कंस्ट्रक्शन जारी रखा। इससे गुस्साए सिराज ने कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली। उसी दौरान मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव को फ्रेंच के साथ इंटरनेशनल वॉर के चलते इंडिया में कंपनी की टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कार्नेटिक वॉर से इंडिया में लड़ाई का एक्सपीरियंस ले चुके थे, बंगाल में उन्होंने डायरेक्ट अटैक करने का प्लान बनाया। क्लाइव ने सिराज और उसके फोर्सेस पे बंगाल में सरप्राइज अटैक किया, जिसमें सिराज मरते मरते बचे और इससे घबरा के सिराजुद्दौला ने कंपनी को बंगाल में अपनी प्रॉपर्टीज वापस कर दी। इससे कंपनी की हिम्मत और बढ़ गई और कंपनी ने बंगाल के पास चंदेर नगर में फ्रेंच की पोस्ट को कैप्चर कर लिया और फ्रेंच के बंगाल में एक्सपांशन के प्लान को भी परमानेंटली खत्म कर दिया। वहीं सिराजुद्दौला के क्रूअल व्यवहार और लोगों को नीचे दिखाने के चलते बंगाल के बड़े मर्चेंट जगत सेठ्स और उनके जनरल मीर जाफर, उन्होंने कंपनी के साथ सिराज को हटाने के लिए बाउंटी ऑफर की, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिराज को हटाने के बाद कंपनी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देगी। लेकिन कंपनी का इरादा बंगाल को कैप्चर करने का था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में कंपनी के फोर्सेस के डिसिप्लिन और फायर पावर के सामने सिराज की मुगल आर्मी डर के तितर बितर हो गई और सिराज को हटाकर कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का पपेट नवाब बना दिया। भारत के इतिहास में पहली बार एक जॉइंट स्टॉक कंपनी अब पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब से बड़ी रकम ली और लंदन वापस चले गए और उसके बाद वारन हेस्टिंग्स को ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाया गया।
वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया। बंगाल का सारा रेवेन्यू अब कंपनी के पास जाने लगा। कंपनी अब इलीगल गतिविधियां करने लगी। इसकी वजह से मुगल नोबल्स ने इंटरनल रिवोल्ट शुरू कर दिया। अलीवर्दी खान के दामाद मीर कासिम ने कंपनी के साथ डील करके मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया और खुद नवाब बन गए। लेकिन मीर कासिम एक एफिशिएंट रूलर साबित हुए। करप्ट जनरल्स के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया और टैक्स कलेक्शन पर कड़ी नजर रखने लगे। इसी के चलते 1761 और 62 में मीर कासिम और कंपनी के बीच में पावर स्ट्रगल होने लगा, जिसके चलते 1763 में मीर कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया गया और फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम वहां से भागने के बाद अवध के नवाब शौजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम II, जो कि अफगान और मराठा रिवोल्ट के चलते दिल्ली से अवध आ गए थे, उन तीनों के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ ट्रिपल अलायंस बनाया। कंपनी ने 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में ट्रिपल अलायंस को हरा दिया और शाह आलम II को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके तहत कंपनी को दीवानी यानी कि राइट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिल गया। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के टैक्सेस और लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन सब कंपनी के कंट्रोल में आ गया। इससे कंपनी का रेवेन्यू 2 मिलियन पाउंड सालाना हो गया। इंडिया, जो कि मुगल राज्य में एक टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, अब उसकी सारी वेल्थ ब्रिटेन और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के पास जाने लगी। बंगाल की इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी और 1768, 1769 और 1770 में कम बारिश की वजह से बंगाल में फैमाइन आ गया, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। लेकिन कंपनी की तरफ से लोगों को बचाने की कोई भी ठोस कोशिश नहीं की गई। फैमाइन की वजह से कंपनी का रेवेन्यू भी घट गया और कंपनी कंगाली की हालत में आ गई, जिसकी वजह से 1773 में पार्लियामेंट ने लोन देकर कंपनी को बचाया और साथ ही रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी को कंट्रोल करने की शुरुआत की। जिस दौरान कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में चल रहा था, उसी दौरान मराठा, जो कि 1761 में पानीपत की लड़ाई के बाद बैकफुट पे आ गए थे, अब 1771 में वापस एक बड़े पावर बन चुके थे और अफगान रूलर्स को उन्होंने वापस खदेड़ दिया था। उसी दौरान मैसूर में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान फ्रेंच की ट्रेंड आर्मी के साथ एक स्ट्रॉन्ग सल्तनत बना चुके थे। मुगल रूलर शाह आलम II, जो कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद में रह रहे थे, अफगान रूल खत्म होने के बाद मराठा से अलायंस करके दिल्ली में राज करने आ गए। 1772 से 1882 के दौरान उनके जनरल नजफ खान ने दिल्ली के आसपास की टेरिटरी मुगल रूल के कंट्रोल में की। वहीं 1786 में बंगाल में हुए फैमाइन की इंक्वायरी की वजह से वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर पद से हटा दिया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस को अगला गवर्नर बनाया गया। वहीं साउथ के मैसूर एरिया में टीपू सुल्तान भी एक बड़े लीडर बन चुके थे और उनकी आर्मी इंग्लिश के जैसे ही डिसिप्लिन और फ्रेंच के द्वारा ट्रेन की हुई थी। लेकिन टीपू सुल्तान के अपने नेबर मराठास और निजाम के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो जहां भी अटैक करते थे अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारते थे और फोर्स्ड कन्वर्शन करते थे। इसी वजह से मराठा और निजाम उन्हें पसंद नहीं करते थे। कॉर्नवालिस ने इसी का फायदा उठाया और मराठा और निजाम के साथ ट्रिपल अलायंस बनाया और टीपू सुल्तान को 1789 में थर्ड एंग्लो मैसूर वार में हराया और टीपू ने अपना आधा राज्य गंवा दिया। 1792 में कंपनी के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और जमीन पर कब्जा करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की घोषणा की, जिसके तहत जो जमीन मुगलों की थी वो जमींदारों में बांटी जाएगी, इस कंडीशन पे कि जमींदार उन्हें फिक्स अमाउंट हर साल टैक्स के तौर पे देंगे। इस सिस्टम से कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन इंडिया में अनइक्वल एग्रेरियन सोसाइटी बन गई। जमींदार पावरफुल हो गए और पीजेंट्स कमजोर। कंपनी अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंट्रोल कर रही थी और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी का ही था। 1798 में फ्रेंच रूलर नेपोलियन ने सिल्क रूट को कब्जा करने का प्लान बनाया। इसके चलते वेल्सली को गवर्नर बनाया गया। वेल्सली का मेन उद्देश्य था इंडिया में नेपोलियन अटैक के लिए प्रिपेयर करना और इंडिया में फ्रेंच और उनके अलाइज को खत्म करना। उस समय मराठा, मैसूर और निजाम, ये तीनों फ्रेंच के अलाइज थे। वेल्सली का पहला टारगेट बना हैदराबाद, जहां के रूलर थे निजाम। निजाम के फ्रेंच एडवाइजर रेमंड को सीक्रेटली मरवा दिया और निजाम को मराठा और टीपू से प्रोटेक्शन के बदले अलायंस के लिए मना लिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने हैदराबाद की फ्रेंच आर्मी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा और निजाम को ट्रिपल अलायंस का हवाला देते हुए टीपू के बचे हुए राज्य को भी खत्म करने पर जोर दिया और फिर 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान मारे गए और फिर कंपनी का अगला टारगेट बना मराठास। 1795 से सीनियर मराठा रूलर्स सवाई माधवराव, महादजी शिंदे और नाना फडणवीस, इन तीनों की मृत्यु के बाद आए नए लीडर्स होलकर रूलर यशवंतराव और सिंधिया रूलर दौलतराव और पेशवा बाजीराव II, ये तीनों आपस में ही लड़ने लगे। पेशवा रूलर्स जो मराठा डायनेस्टी को एकजुट करते थे, लेकिन बाजीराव II, सिंधिया और होलकर के रूलर्स के बीच लड़ाइयां बढ़ाने लगे।
इसका फायदा कंपनी ने उठाया। कंपनी ने पेशवा रूलर के साथ 1802 में ट्रीटी ऑफ बसेन साइन की, जिसके तहत कंपनी की प्रोटेक्शन में पेशवा बाजीराव II मराठा के रूलर बना दिए गए। इस ट्रीटी से नाराज होकर होलकर और सिंधिया रूलर्स ने कंपनी के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसमें पहले तो मराठास को सक्सेस मिली, लेकिन बाद में कंपनी ने राजपूत के साथ ट्रीटी साइन करके दोनों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद कंपनी ने दिल्ली में शाह आलम को अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया और मुगल रूल की अथॉरिटी से अब लगभग पूरे देश पे कंट्रोल करने लगी थी। इसके बाद कंपनी ने इंडिया में लूट, प्लंडर और एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया, जिसके चलते 1857 में क्रांति हुई और कंपनी रूल को हटाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया। ये सारी बातें हमने डिस्कस की विलियम डरलैम्पर की बुक एनार्की से। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।